मैं निशा तिवारी, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं बीएससी अंतिम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र रसायन शास्त्र की यूनिट 4 रोटेशनल स्पेक्ट्रा में व्याख्यान देने हेतु उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा माइक्रोवेव रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि माइक्रोवेव रीजन में जो स्पेक्ट्रल रेंज होती है वो सबसे छोटी स्पेक्ट्रल रेंज है। यदि उस रेंज की रेडिएशंस पदार्थ को प्रदान किए जाते हैं तो उसमें रोटेशनल चेंजेस होते हैं। रोटेशनल चेंजेस होने के कारण जो हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और उसकी क्या थ्योरी है, तो आज हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी जानने के लिए हम देखते हैं कि यदि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ रिजिड रोटेटर हम लें, रिजिड रोटेटर मीन्स जिसमें कि मॉलिक्यूल में डिस्टोर्शन नहीं होता है, जो जिस ओरिजिनल स्थिति में वो है उसी स्थिति में रहता है, रोटेशन के बाद बावजूद भी फिर वह अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, उसे रिजिड रोटेटर कहते हैं। रिजिड रोटेटर में हम देख रहे हैं ए और बी हमको दो मासेस दिए हुए हैं और इन दो मासेस में हम देख रहे हैं कि ए छोटा मॉलिक्यूल है जिसके मास को m1 लिखा गया है और बी बड़े साइज़ का एटम है जिसका मास m2 लिखा गया है। दोनों के बीच की दूरी r है। बीच में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी g है। g से m1 की दूरी r1 तथा g से m2 की दूरी r2 रखी गई है। मीन्स r इक्वल्स टू r1 प्लस r2 है। एक रोटेटिंग मॉलिक्यूल को फिगर 1 में दिखाया गया है। यदि इस रोटेटिंग मॉलिक्यूल में लगने वाले जड़त्व गुण का मान निकाला जाए तो वह मान I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr स्क्वायर होता है। क्योंकि दोनों बराबर हैं m1 r1 और m2 r2, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि g जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्टेड है टूवर्ड्स लाइटर मॉलिक्यूल की ओर। क्यों बीच में नहीं है? क्योंकि दोनों का मास एक बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि समीकरण 1-2 के पश्चात समीकरण 3 प्राप्त होता है, जिसमें कि हम बोल रहे हैं m1 r1 बराबर m2 r2। इस कंडीशन को यदि हम इक्वेशन 1 में अप्लाई करते हैं तो हमको इक्वेशन 4 प्राप्त हो जाता है, जिसमें I बराबर r1 r2 इंटू m1 प्लस m2 है। हम यदि इसको सॉल्व करें और इक्वेशन 4 और 5 का मान एक में रखें तो हमको r1 और r2 प्राप्त होता है, जहां r1 बराबर है m2 अपॉन m1 प्लस m2 r एंड r2 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू r। इन सभी को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टेप वाइज हमको यहाँ दिखाया गया है। I का मान आता है I इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर, जहाँ म्यू रिड्यूस्ड मास है। इस रिड्यूस्ड मास का मान m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। यदि हमको किसी क्वेश्चन में रिड्यूस्ड मास निकालने को कहा जाता है तो हम इस समीकरण से निकालते हैं, जहाँ लिखा हुआ है म्यू इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। श्रोडिंगर वेव समीकरण से यदि एनर्जी किसी रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए निकालते हैं तो उसका मान आता था ई जे इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1 जूल्स, जहाँ जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है जिसका मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है। नेक्स्ट में हम बताएंगे कि रोटेशनल क्वांटम नंबर्स के एनर्जी लेवल्स किस तरह से होते हैं। यहाँ समीकरण में एच प्लैंक कांस्टेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है। हम देख रहे हैं कि उसी के आगे अगर एनर्जी को हम सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना चाहें तो ई जे में एच सी डिवाइड करते हैं तो हमारा जो मान आता है वो एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एच सी इंटू जे प्लस 1 आ जाता है और यह मान सेंटीमीटर इनवर्स में होता है।
यहाँ पे अगर रोटेशनल कांस्टेंट का मान हम रख देते हैं समीकरण में, तो हमारा समीकरण हो जाता है ई जे इक्वल्स टू जे इंटू जे प्लस वन बी पर सेंटीमीटर, जहाँ बी रोटेशनल कांस्टेंट है जिसका मान एच अपान 8 पाई² आई सी के बराबर होता है। इसी समीकरण से हम किसी दिए हुए प्रश्न में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान भी निकाल सकते हैं। यदि आई का मान निकालना होता है तो आई इक्वल्स टू एच अपान 8 पाई² बी सी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है रोटेशनल क्वांटम नंबर की, इस फिगर में देख रहे हैं द अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। हमको ये दिखाया गया है कि कितने संभावित हैं जो कि अलाउड हैं। 0 1 2 3 4 5 6 रोटेशनल एनर्जी लेवल हमको दिखाए गए हैं, और राइट हैंड साइड में हमको एनर्जी फॉर रोटेशनल लेवल दिखाया गया है। सबसे नीचे जहाँ जे का मान 0 होता है, जैसा कि हमारे यहाँ समीकरण आया था बी जे इंटू जे प्लस वन, उससे मान 0 रखने पर, जे का मान 0 रखने पर ई जे का मान 0 आता है। यदि हम जे का मान 1 रखते हैं तो 2 भी आता है, 2 रखते हैं तो 6 भी आता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस समीकरण में यहाँ पे इक्वेशन नंबर 13 14 में यह रखा गया है, और 2 भी 0 भी निकाल कर दिखाया भी गया है। यदि हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें कि रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमको दिखाई गई हैं, जिनकी यहाँ पे एनर्जी वैल्यू 0 2 भी 6 भी दी हुई है, उन दो एनर्जी लेवल में 0 और 1 1 एंड 2 2 एंड 3 किसी में भी हम निकालना चाहें तो हमारा एनर्जी डिफरेंस का मान आता है h² अपान 8 पाई² आई जे इंटू जे प्लस वन, या h² अपान 8 पाई² आई जे डैश इंटू जे डैश प्लस वन। जे डैश अपर लेवल है, जे लोअर लेवल है। डेल्टा ई जी का मान हम निकालते हैं तो इस तरह से हम निकाल पाते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तो यहाँ भी एनर्जी में एच सी का भाग दे देते हैं, और हमारा चेंज इन एनर्जी जिस प्रकार से आती है उसी प्रकार से चेंज इन फ्रीक्वेंसी का मान भी आता है बी जे जे प्लस वन माइनस जे डैश इंटू जे डैश प्लस वन। दो लेवल हैं अगर, तो उनके डिफरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का मान इस तरह से प्राप्त हो जाता है हमको। अब हम देखते हैं कि इसका कैसे एप्लीकेशन है, क्या इससे हम निकाल सकते हैं। तो सेम अलाउड रोटेशनल ट्रांजिशंस को यहाँ भी फिगर के फॉर्म में दिया गया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ट्रांजिशन अगर 0 से 1 हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो रहा है। नीचे एक्चुअल में स्पेक्ट्रा दिखाया गया हमको, जो स्पेक्ट्रा मिलता है 2B 6B 4B 10B। ये हमको स्पेक्ट्रल लाइन जो सबसे नीचे 2B लिखा हुआ, 4B 10B, इस तरह के स्पेक्ट्रा एक्चुअल में प्राप्त होते हैं, और अलाउड ट्रांजिशंस को उसके अपर पार्ट में समझाया गया है। अब एग्जांपल लेकर के यहाँ पे सिलेक्शन रूल को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। सिलेक्शन रूल ये होता है कि सिलेक्शन रूल्स मीन्स क्या अलाउड है, वर्ण नियम उसको हिंदी में बोलते हैं अपन। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिया गया है, सिलेक्शन रूल के अनुसार रोटेशनल ट्रांजिशन केवल एक नेक्स्ट या एक बिफोर लेवल में हो सकता है। मतलब 0 से 1 में हो सकता है, 0 से 2 में नहीं हो सकता, 1 से 2 में हो सकता है, 1 से 3 4 5 में नहीं हो सकता है। इसी तरह से जब इमिशन स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं तो 1 से 0 में, 2 से 1 में, 3 से 2 में ट्रांजिशंस होते हैं। तो इनके लिए जो वैल्यू हमको दी होती है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ निकाला गया है b इक्वल्स टू एच अपान 8 पाई² आई सी। प्रश्न में यदि i का मान दिया हुआ है तो समीकरण को इस तरह से सॉल्व करते हैं और निकाल लेते हैं। रिड्यूस मास निकालने के लिए m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू 1 अपान n। यहाँ n एवोगाड्रो नंबर है जिसको रखते हैं हम, तो पर ग्राम एटम में म्यू का क्या मान है वो निकल आता है। हम यहाँ पे I बराबर म्यू आर स्क्वायर से बॉन्ड लेंथ का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ का कैलकुलेशन करने के लिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई अपॉन म्यू से हम कैलकुलेट करते हैं। आर बराबर अंडर रूट आई अपॉन म्यू हो जाता है, और इस तरह से हम निकाल पाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि रोटेशनल कांस्टेंट यदि दो दिए हुए हैं हमको डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए, तो उन दो रोटेशनल कांस्टेंट में या दो डिफरेंट लेवल्स में हैं तो रोटेशनल कांस्टेंट की तुलना करते हैं। और तुलना करके हम देख रहे हैं कि एक में यहाँ पे हमारा रिड्यूस मास निकला है 13.007, एक में निकलता है 12। तो हम इस तरह से जान जाते हैं कि हमारा जो आइसोटोप है वो कौन सा आइसोटोप है, कार्बन 12 है या कार्बन 13 है।
दो तरह के आइसोटोप होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो इसको सॉल्व किया गया है। नीचे इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि HCl मॉलिक्यूल के लिए अगर हमको कैलकुलेट करना है कि बॉन्ड लेंथ क्या है, तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट किया गया है। यहाँ फार्मूला अप्लाई किया गया है R इक्वल्स टू √μ/I, और इससे कैलकुलेट किया गया है। HI के लिए भी इसी तरह से कैलकुलेट किया गया है। 2B की वैल्यू दी है प्रश्न में, तो B बराबर हाफ ऑफ 2B हो जाता है, और इस तरह से 6.4 को लेकर के कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे B अगर हमको प्रश्न में डायरेक्ट नहीं दिया गया है, ट्रांजिशन दिया गया है, ट्रांजिशन 0 से 1 लेवल, 1 से 2 लेवल दिया गया, उससे हम जान जाते हैं कि वो B का मान 0 है, 2B है, 4B है, 6B है, क्या है, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके बॉन्ड डिस्टेंस का मान क्या है। यहाँ फिर अलग से फिर से बताया गया डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ में चेंज इन एनर्जी बराबर, यदि 2B है तो I बराबर निकाल रहे हैं इक्वेशन, तो H/8π² BC इक्वेशन आ जाता है। I बराबर μr² से निकाल लेते हैं, ये हम निकाल चुके हैं पहले ही। नॉन रिजिड रोटेटर के लिए देखते हैं। अभी हमने जो निकाला वो रिजिड रोटेटर के लिए था। रिजिड रोटेटर मतलब जिसकी जो अपनी मूल स्थिति में रहता है और रोटेशन के पश्चात उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नॉन रिजिड रोटेटर में डिस्टोर्शन हो जाता है यदि उसमें रोटेशनल ट्रांजिशंस होते हैं, तो उसमें विकृति आ जाती है, और विकृति का जो कांस्टेंट होता है उसको इसमें लेते हैं, और यहाँ जो एक्स्ट्रा वैल्यू आती है वो होती है EJ इक्वल्स टू H²/8π² J इंटू J+1 माइनस DJ² इंटू J+1 होल स्क्वायर। तो यहाँ D डिस्टोर्शन कांस्टेंट है, उसका कितना विकृतीकरण स्थिरांक क्या है उसको लेते हैं, और उसमें करेक्शन करके एक्चुअल में एनर्जी क्या होगी नॉन रिजिड रोटेटर की, उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। डिस्टोर्शन कांस्टेंट का मान H²/32π⁴I² Kc सेंटीमीटर इन्वर्स होता है, और इससे भी निकाल सकते हैं हम। के रेस्टोरिंग फोर्स या फोर्स कांस्टेंट है, जिसका मान 4π² ν² म्यू के बराबर होता है। तो प्रश्न में हमको कई बार ये निकालने के लिए भी आता है कि फोर्स कांस्टेंट या रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एनर्जी लेवल एंड करस्पॉन्डिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ CO। जैसा कि इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि दो आइसोटोप हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, एक में कार्बन 12 है, एक में कार्बन 13 है। ऑक्सीजन दोनों में सेम है, दोनों में यदि 16 है, तो जो भी चेंजेस दोनों के स्पेक्ट्रा में होगा वो ड्यू टू कार्बन एटम। इधर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रोटेशनल लेवल 0 से 6 तक दिए हुए हैं, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में के ऊपर लिखा हुआ है कार्बन के ऊपर 12, कार्बन 12 आइसोटोप है, और राइट हैंड साइड में कार्बन 13 आइसोटोप है। दोनों में हमको एनर्जी लेवल में डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ एनर्जी लेवल कार्बन 12 में थोड़ा हायर लेवल पे है और कार्बन 13 में लोअर लेवल पे है। उसका रीज़न है कि लाइटर एटम होने के कारण वो हायर एनर्जी को अटेन करता है। जैसे कि एनर्जी के फार्मूले में भी हमने देखा था कि एनर्जी का जो फार्मूला था, उस एनर्जी के फार्मूले में ये देखिए B इक्वल्स टू H/8π² ये B का फार्मूला था, और जो एनर्जी का फार्मूला था वहाँ पे H²/8π² था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज़्यादा होता है वहाँ पे एनर्जी कम होती है। इस तरह से दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमको इस एनर्जी डायग्राम के द्वारा यह जानकारी मिल जाती है कि कौन सा आइसोटोप रिएक्टिव है इस समय, कार्बन 12 या कार्बन 13। जैसा कि देख रहे हैं कि अगर इनकी वैल्यू रखते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी वेव नंबर में बराबर 2B है, तो 2B से B निकाल लेते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो B निकल आता है। और इस तरह से दोनों की तुलना करते हैं, और फ्रीक्वेंसी दोनों की जो रेशियो होता है वो रेशियो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो के बराबर होता है, और वो प्रोपोर्शनल होता है उनके रिड्यूस्ड मास के। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आता है उसकी एनर्जी कम होती है, और उसका जो मास होता है वो मास रिड्यूस्ड मास भी ज़्यादा होता है। तो रेसिप्रोकल होते हैं दोनों, इसलिए हमको इस एनर्जी लेवल डायग्राम से या रोटेशनल एनर्जी जो दिखा हो उससे हमको पता चल जाता है कि कौन सा एक्ट कर रहा है हमारा, कौन सा आइसोटोप अधिक सक्रिय है, ट्रांजिशन किस तरह से हो रहा है, आइसोटोप हिट करने से उसकी एनर्जी कैसे बढ़ जाएगी, ये हट जाएगी, ये जानकारी हमको मिल सकती है।
रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होने के लिए आवश्यक है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होना आवश्यक है। यदि डायपोल मोमेंट का मान नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यदि ज़ीरो होता है तो उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं हो सकता। कम से कम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होना आवश्यक है और जिसमें कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो या डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो ना हो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें लिमिटेशंस भी यही है कि अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रा और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन देखें तो जो हमारे डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं होमोपोलर हैं, जो कि नॉन पोलर हैं, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हैं, जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हैं लेकिन वहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा के द्वारा नहीं मिल पाता, क्योंकि इनमें ज़ीरो डायपोल मोमेंट होता है। नॉन जीरो डायपोल मोमेंट के लिए यहाँ पे इनर्शिया का मान नहीं निकाला जा सकता, ये इसका ड्रॉबैक है। थैंक